गोरखपुर हमले के पीछे लगातार एक के बाद एक खुलासा सामने आ रहा है और अब ये अपडेट मिल रहा है कि गोरखपुर हमले के पीछे आईएसआईएस है। 25 मार्च को आईएसआईएस की तरफ से जारी वीडियो के स्क्रीनशॉट सामने आए हैं। हाथ में बांके लेकर वक्तव्य दे रहे आईएसआई के लोग। इस वीडियो को देखने के बाद मुर्तजा ने बांका लेकर गोरखनाथ मंदिर पर हमला किया था। वीडियो में आईएसआईएस दावा कर रहा है कि भारत में 4 स्लीपर सेल एक्टिव है। ये बड़ा अपडेट आपको दे दे। 25 मार्च को तस्वीरें जारी, आतंकी के हाथ में हथियार इसमें देखा गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। इस पूरी घटना के पीछे जो गोरखपुर हमले को लेकर हुई आईएसआई का हाथ बताया जा रहा है। 25 मार्च को आईएसआईएस की तरफ से जारी वीडियो के स्क्रीनशॉट सामने आए हैं, जिसमें हाथ में बांके लेकर वक्तव्य दे रहे आईएसआईएस के लोग। इस वीडियो को देखने के बाद मुर्तजा ने बांका लेकर गोरखनाथ मंदिर पर हमला किया है। ये पहले ही सामने आ रहा था कि जिहादी वीडियो देखे जाते थे। मुर्तजा की ओर से 300 से ज्यादा बार उसने वीडियो देखे थे और अब एक और नया अपडेट निकलकर सामने आया है। हाथ में बांके लेकर आईएसआईएस के लोग नजर आए। उसने एक वीडियो देखा और इसी वीडियो को देखने के बाद मुर्तजा ने बांका लेकर गोरखनाथ मंदिर पर हमला किया था। वीडियो में आईएसआईएस दावा कर रहा है कि भारत में 4 स्लीपर सेल एक्टिव है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। 25 मार्च को तस्वीरें जारी हुई थी। आतंकी के हाथ में हथियार है। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। इस वीडियो को देखने के बाद मुर्तजा ने बांका लेकर गोरखनाथ मंदिर पर हमला किया था। ये वही वीडियो है जिसमें हाथ में बांके लेकर आईएसआईएस के लोग मुर्तजा ने पहले देखे थे और बिल्कुल उसी तरीके से गोरखनाथ मंदिर पर हमला किया गया। इस पूरे मामले में लगातार पूछताछ जारी है और हर दिन नए खुलासे इस मामले को लेकर हो रहे हैं। कल जहां जानकारी मिली थी ट्रांजैक्शंस को लेकर, मेहमान नाम के लैपटॉप में एक फोल्डर को लेकर, अरबी भाषा में लिखी हुई कुछ डिकोडिंग को लेकर, और एक एक कर खुलासा इस पर होता जा रहा है। जहां मुर्तजा की पत्नी ने अलग खुलासे किए हैं। पूछताछ लगातार जारी है क्योंकि कई जिलों से, कई शहरों से कनेक्शन बताए जा रहे हैं। एटीएस और एसटीएफ की टीम लगातार जांच पड़ताल करने की कोशिश कर रही है। और चलिए इसी पर जानकारी ले लेते हैं। विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, इस मामले में हर दिन एक नया खुलासा होता जा रहा है। अब जो जानकारी सामने आई है वो ये है कि एक वीडियो मुर्तजा की ओर से देखा गया जिसमें आईएसआईएस के लोग हाथ में बांके लेकर वक्तव्य कर रहे थे और इसी वीडियो को देखने के बाद मुर्तजा ने बिल्कुल उसी तरीके से गोरखनाथ मंदिर पर हमला किया था। बिल्कुल, देखिए आईएसआईएस के जो सरगना हैं, तमाम जो अलग अलग उनके ग्रुप बने हुए हैं, अलग अलग उनके लीडर हैं, ये उनका वीडियो है। और जिस तरह से खतरनाक तरीके से उन्होंने हाथ में बांका लेकर, गड़ासा लेकर दिखाया है वीडियो, उससे प्रेरित होकर ये वीडियो 25 मार्च का बताया जा रहा है। करीब 4 मिनट का वीडियो है और यही वीडियो मुर्तजा के पास से मिला है। जब ये वीडियो मिला तब सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हुए कि ये जो हमले की शैली थी ये निश्चित तौर पे उसी वीडियो को देखकर उसने सीखी थी। उसमें बताया जा रहा है कि किस तरह से गड़ासे से हमला करना है, या जो भी हथियार आपके पास हो, जो भी आसपास हथियार मिल जाए, चाहे वो धारदार हथियार हो, और अगर हथियार नहीं है तो हथियार छीन लें। ऐसे अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग करके हथियार छीन लें। और 25 मार्च के वीडियो के बाद शनिवार देर रात से कार्रवाई शुरू होती है और मुर्तजा अपने घर से भागता है। जब उसको पता लगता है कि सुरक्षा एजेंसियां उसके घर की निगरानी कर रही हैं तो उसको पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। उसके बाद चूंकि वो असलहों का इंतजाम करने की कोशिश कर रहा था, ये बात स्पष्ट हो चुकी है पूछताछ में कि मुर्तजा ने असलहों का इंतजाम करने की कोशिश की थी। नेपाल गया था, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कई संवेदनशील जगहों पर गया था, कई मदरसों में रुका वो, वहाँ उसकी तमाम लोगों से बात हुई। जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें 200 के आसपास उसके मेंबर हैं, जिसमें से कई लोग इस तरह की एक्टिविटियों में शामिल हैं, संलिप्त हैं। कई लोग उठाए गए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। सब सारी चीज़ें प्रूव हो चुकी हैं। लेकिन जो हमले की शैली थी वो सुरक्षा एजेंसियों के मन में आ रहा था कि ये हमले की शैली आखिर आई कहाँ से। तो वो स्पष्ट हो गया है कि हमले की शैली उसने आईएसआईएस के उसी वीडियो को देखकर सीखा और उसी वीडियो को देखकर वो इंस्पायर हुआ। और उसके बाद जब वो नेपाल से वापस आया है, रास्ते में उसने उसी तरह के, देखिए मेक वही है, वही डिज़ाइन है जिस तरह के वीडियो में आईएसआईएस के वीडियो में जो शस्त्र दिखाए गए हैं, जो बांका दिखाया गया है, ठीक उसी तरह के बांके उसने वहाँ से खरीदे। और एक नहीं, 2 खरीदे, 2 बांके खरीदे। उसके अलावा एक चाकू भी खरीदा वहाँ से। वो चाकू बताते हैं कि जो कसाई की दुकानों में जिस तरह के चाकू होते हैं
उस तरह का चाकू था। ये खरीद कर वो वापस आया और उसने मन में बना रखा था कि अगर असलहे नहीं मिलते हैं, बंदूकें नहीं मिलती हैं या कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिलती है तो इन्हीं बांके और चाकू और धारदार हथियारों से वो हमला करेगा पुलिस पर और वहाँ कोशिश करेगा। ये एक उसका पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप ये था कि वहाँ कोशिश करेगा शस्त्र छीनने की, जो राइफल हैं, जो असॉल्ट राइफल्स हैं, जो स्वचालित हथियार हैं, वो छीनने की कोशिश करेगा, क्योंकि इतना समय मुर्तज़ा के पास नहीं था कि वो हथियारों का अरेंज कर सकता। बहुत शॉर्ट पीरियड मिला था उसको, 12-14 घंटे मिले थे। वो नेपाल इसीलिए गया भी था। जब शनिवार रात को अपने घर से भागा है तो नेपाल इसीलिए गया था कि वहाँ पर उसको जो बॉर्डर में जो केंद्र है, वहाँ जो सेंटर बने हुए हैं, वहाँ से उसको कुछ ना कुछ ज़रूर सामग्री मिल जाएगी जिससे वो अटैक कर सकता है, जिससे वो अपने नापाक मंसूबों को कामयाबी दे सकता है। लेकिन वहाँ से जब जिस शख्स से मिलने गया था, जो ATS के सूत्र बता रहे हैं कि मुर्तज़ा जिस शख्स से मिलने नेपाल गया था वो वहाँ पर उस समय नहीं था। उससे इंतज़ार करने को कहा गया, लेकिन उसके पास इतना वक्त नहीं था और उसको लग रहा था कि अब उसकी ज़िंदगी खतरे में है। जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उसके पीछे पड़ चुकी हैं, पहचान चुकी हैं। अभी तक सुरक्षा एजेंसियों का कोई भी आदमी उसके घर नहीं आया था, लेकिन शनिवार रात को जब कोई घर पहुंच गया तब वो डर गया और डर के बाद उसने इस तरह का अटैक प्लान किया कि वहाँ अगर असलहे मेरे पास नहीं है, बंदूकें नहीं है तो हम। और देखिए गोरखनाथ मंदिर क्यों गया, क्योंकि सारे स्वचालित हथियार, अत्याधुनिक हथियार वहीं पर रहते हैं। आसपास जो थाने हैं वहाँ इस तरह की असॉल्ट राइफल्स नहीं रहती हैं। गोरखधाम मंदिर में चूंकि हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था है, जो वहाँ पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, उनके पास स्वचालित हथियार हैं। एक बार में एक मिनट में तमाम ताबड़तोड़ फायरिंग करने वाली बंदूकें हैं। इसलिए उसने निशाना बनाया और वहाँ जाके उसने कोशिश की कि वो असलहे छीन ले और असलहे छीनकर, बंदूकें छीनकर वहाँ पर खून खराबा करे। लेकिन जो सुरक्षा एजेंसियों के लोग थे, जो पुलिस के लोग थे, जो वहाँ पर LIU जो स्थानीय खुफिया तंत्र होता है उसके लोग थे, उन्होंने उसके इस मंसूबे को, नापाक मंसूबे को नाकामयाब कर दिया, विफल कर दिया और उसको पकड़ लिया। हालांकि बहुत देर तक अफरा तफरी रही। पहले तो उसको समझा गया कि कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी है और यही वो साबित भी करना चाहता था कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी है, क्योंकि कानून हमेशा इस तरह के अपराधियों को, जो इस तरह का अपराध करते हैं, जो मानसिक रूप से दिवालिया हैं, विक्षिप्त हैं, जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, कानून उनको हमेशा एक राहत देता है और उनको जेल की बजाय पागल खाने या ऐसे ही कई सारी कड़ियां हैं जो एक के बाद एक जुड़ने लगी है। जांच आगे बढ़ रही है। ATS और STF की टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही है, पूछताछ कर रही है और उसके बाद एक एक कर खुलासे भी हो रहे हैं। ठीक है, बने रहिए विवेक हमारे साथ, जानकारी आपसे आगे मिलेंगे। मुर्तजा अहमद से जुड़ी एक और बड़ी खबर मिल रही है। कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का सहारा भी मुर्तजा लेता था। मुर्तजा अहमद व्हाट्सएप ग्रुप चला रहा था। व्हाट्सएप ग्रुप में 200 से ज्यादा लोग जुड़े हुए थे। व्हाट्सएप ग्रुप में नेपाल के लोग भी जुड़े हुए थे। व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन मुर्तजा अहमद था। मुर्तजा के साथियों को पकड़ने में अब ATS की टीम जुटी हुई है। हिरासत में लिए गए कुछ लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए थे। 15 से ज्यादा लोगों के मोबाइल, लैपटॉप, बैंक डिटेल की जांच अब की जा रही है। यूपी ATS ने मुर्तजा का पासपोर्ट भी बरामद कर लिया है। मुर्तजा के पासपोर्ट पर मुंबई का पता लिखा मिला है। 6 महीने पहले मुर्तजा अहमद दुबई भी गया था। फंडिंग के तरीके का जांच एजेंसियों ने पता लगाया है। पेपल ऐप से मुर्तजा ऑनलाइन लेन देन भी करता था। तो ये तमाम वो चीजें हैं जो अभी तक की जांच पड़ताल में सामने आई है। मुर्तजा से पूछताछ अब केंद्रीय एजेंसियां भी कर सकती हैं, यानी कि NIA और IB के अधिकारियों ने यूपी ATS से संपर्क किया है और अब केंद्रीय एजेंसियों की ओर से भी मुर्तजा से पूछताछ हो सकती है। अगर केंद्रीय एजेंसियों की ओर से पूछताछ होगी, अब देखना होगा कि ये जो पूरा मामला है ये किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। बहरहाल एक के बाद एक नए खुलासे मुर्तजा के मामले में हो रहे हैं। कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप का सहारा भी मुर्तजा लेता था और जानकारी इसमें यह मिल रही है कि 200 से ज्यादा लोग उसमें जुड़े हुए थे। जिन लोगों को हिरासत में भी लिया गया है उनमें भी कुछ लोग इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए थे। उनसे भी पूछताछ लगातार जारी है। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए अब इस पूरे मामले को थोड़ा ठीक से समझने की कोशिश कीजिए। कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने व्हाट्सएप ग्रुप का सहारा भी मुर्तजा लिया करता था। मुर्तजा अहमद व्हाट्सएप ग्रुप चला रहा था। मुर्तजा ही इसका एडमिन भी था। व्हाट्सएप ग्रुप में कुल मिलाकर 200 से ज्यादा लोग जुड़े हुए थे और कुछ लोग इसमें वो भी थे जिनको हिरासत में लिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप में नेपाल के लोग भी जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। शुरुआत से ही नेपाल कलेक्शन मुर्तजा का सामने आ रहा है और नेपाल के लोग भी इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए थे। एडमिन इसका मुर्तजा अहमद ही था। जो व्हाट्सएप ग्रुप मुर्तजा की ओर से बनाया गया था उसका खुद वो एडमिन था। मुर्तजा के साथियों को पकड़ने में ATS की टीम जुटी हुई है, क्योंकि जो 200 लोग उस ग्रुप में जुड़े हुए थे
उनसे भी पूछताछ की जाएगी और उनकी तलाश अब एटीएस की टीम कर रही है। हिरासत में जो लोग लिए गए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े भी हुए थे और वो हिरासत में भी है, उनसे पूछताछ की जाएगी और उसके बाद भी कई खुलासे होने की पूरी उम्मीद है। 15 से ज्यादा लोगों के मोबाइल, लैपटॉप, बैंक डिटेल की जांच की गई है, क्योंकि उसके बाद भी कई सारी चीजें सामने आई हैं। मुर्तजा के लैपटॉप से भी काफी कुछ सामने आया है। एक फोल्डर है मेहमान नाम का, उससे भी काफी कुछ खुलासे हुए हैं। इसके अलावा 15 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके मोबाइल, लैपटॉप, बैंक डिटेल की जांच लगातार की जा रही है। यूपी एटीएस ने मुर्तजा का पासपोर्ट भी बरामद कर लिया है। मुर्तजा के पासपोर्ट पर मुंबई का पता लिखा हुआ है। 6 महीने पहले मुर्तजा अहमद दुबई भी गया था। देखिए, कई सारे देशों से मुर्तजा का कनेक्शन सामने आ रहा है। शुरुआत नेपाल से हुई, फिर सीरिया से हुई और अब 6 महीने पहले मुर्तजा दुबई भी गया था। फंडिंग के तरीके का जांच एजेंसियों ने पता लगाया है। पेपल एक ऐप, उस ऐप के जरिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता था, ऑनलाइन लेन देन मुर्तजा करता था। जो अभी तक की जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मुर्तजा से अब केंद्रीय एजेंसियां भी पूछताछ कर सकती हैं, ये बड़ा अपडेट है। एनआईए और आईबी के अधिकारियों ने यूपी एटीएस से संपर्क किया है। अभी तक की जो डिटेल होगी, जानकारी होगी, वो एनआईए और आईबी को सौंपी जा सकती है। आने वाले दिनों में केंद्रीय एजेंसी मुर्तजा से पूछताछ कर सकती है। लगातार विवेक हमारे साथ बने हुए हैं और पूरे मामले को लेकर जानकारी दे रहे हैं। विवेक, अगर देखें तो एक के बाद एक कड़ी इस पूरे मामले में जुड़ती जा रही है। पहले नेपाल का कनेक्शन और अब अगर देखें तो 6 महीने पहले मुर्तजा दुबई भी गया था। 200 लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है और उस ग्रुप से कुछ लोग हिरासत में भी लिए गए हैं और कुछ को अभी एटीएस की टीम ढूंढ रही है, जांच पड़ताल कर रही है। तो पूरे अगर इस सबको जोड़कर देखें तो एक बड़ा नेक्सस समझ में आता है, जिसका लीडर खुद मुर्तजा था। देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो विदेशों से संपर्क, नेपाल नहीं, दुबई नहीं, कनाडा भी, सीरिया भी, अफगानिस्तान भी। ये जांच कर रही है, उसकी सुरक्षा, उसकी जो एजेंसी है एटीएस बहुत बड़ी एजेंसी है, लेकिन उसका एक जांच का दायरा सीमित है। जो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां हैं, एनआईए जैसी संस्था, उसका दायरा विदेशों में भी है। यानी अगर बात होगी नेपाल की, पाकिस्तान भी इसमें कहीं ना कहीं आएगा। अगर बात होगी नेपाल की, अगर बात होगी दुबई की, अगर चर्चा होगी कनाडा की, चर्चा होगी सीरिया की, अफगानिस्तान की, तो पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं जुड़ेगा। इतने सारे देशों में जिस तरह से नेटवर्क फैला हुआ है आईएसआईएस का, और वो वीडियो, जिस वीडियो में आईएसआईएस कह रहा है कि 4 स्लीपर एजेंट, उसके स्लीपर सेल हिंदुस्तान में मौजूद हैं। हो सकता है इसमें से एक मुर्तजा भी हो, अभी बहुत श्योर हम नहीं कह सकते, लेकिन मुर्तजा भी हो सकता है आईएसआईएस का स्लीपर एजेंट। लेकिन अब जांच केंद्रीय एजेंसियों के पास जाएगी, एनआईए के पास जाएगी, चूंकि पैन इंडिया से इसका नेटवर्क विदेशों तक फैल चुका है और बहुत बड़े स्तर पर ये कोई साजिश रची जाने की बात सामने आ रही है। दूसरी बात, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप पर कट्टरवादी विचारधारा के लोग जुड़े हुए हैं। 200 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, सदस्य हैं। मुर्तज़ा उसका एडमिन है, इसके अलावा 3 और एडमिन हैं। देखिए, कल सुबह से जो छापेमारी हुई थी, एटीएस ने तमाम उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में छापेमारी की थी। शामली में की थी, संभल में की थी, कानपुर में की थी, नोएडा में की थी। तमाम जगहों पर जो छापेमारी हुई है उसमें यही लोग उठाए गए हैं। जो लोग उठाए गए हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप, मुर्तज़ा के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए लोग थे। वो सदस्य हैं, उनके मैसेजेस लगातार देखे जा रहे थे। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों का जो कार्यशैली है वो ऐसी होती है कि जब तक कोई एक प्लानिंग ना होने लगे, जब तक कोई साजिश ना होने लगे, तब तक उसको वॉच करते हैं और उसके बाद अपना एग्जीक्यूशन शुरू करते हैं। शनिवार की रात को जब एटीएस, आईबी और इनकी जानकारी में जो एजेंसियां, उनकी जानकारी में बातें थीं, शनिवार रात जब मुर्तज़ा के घर पहुंची है तब तो वो भाग चुका था, उसको भनक लग गई थी, वो गायब हो गया था। गायब होने का मतलब ही ये है कि एटीएस या सुरक्षा एजेंसियों की या आईबी की जानकारी में ये था कि कोई ना कोई एक बड़ी साजिश रची जा रही है और अब अपने जो कार्रवाई है उसका समय आ गया है। और लेकिन मुर्तज़ा ज़्यादा शातिर निकला। जाहिर सी बात है, केमिकल इंजीनियर है, बहुत सारा उसे वो जहाँ सोचना शुरू करता होगा वहाँ आम लोगों की, हमारे जैसे लोगों की सोच खत्म हो जाती है। वो वहाँ से सोचना शुरू करता है। तो मुर्तज़ा को पता लग गया, वो भाग गया। उसके बाद उसने आनन फानन में हमले की साजिश रची। ये बात कल गोरखपुर के एडीजी अखिल कुमार ने भी कही थी कि वो जल्दबाजी में किया गया हमला था और ऐसा हमला था कि धारदार हथियारों से वार करके, घायल करके बंदूकें छीन लेंगे तो जो वो चाहता था, जो वो करना चाहता था, वो हो जाता। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर की ज़मीन खून से लाल उसको करनी थी। अब दोनों एजेंसियां
चाहे एटीएस हो या एनआईए हो, इस बात की छानबीन करेगी। एटीएस इस पूरे देश में जो पैन इंडिया नेटवर्क है वो खंगालेगी। बहुत सारे लोगों को एटीएस ने हिरासत में ले रखा, 15 से ज़्यादा लोग हिरासत में हैं इस समय, जिसमें ग्रुप के सदस्य भी हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था कट्टरवादी विचारधारा का। मुर्तज़ा रेडिकलाइज्ड था और उसने यही काम अब शुरू कर दिया था, लोगों को रेडिकलाइज करना शुरू कर दिया था। लोगों को जो अरबी भाषा में जो साहित्य मिला है उसके घर से, उसके कंप्यूटर से, उसके जो लैपटॉप है उसके फोल्डर्स में मिला है, जो उसके मोबाइल है उसके व्हाट्सएप पे तमाम ऐसे मैसेजेस मिले हैं अरबी भाषा में, उनको ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो यही सब बातें सामने आ रही हैं कि अब ये सामग्री जो वो खुद सीख चुका था वो दूसरों को सिखाने की कोशिश कर रहा था, दूसरों का माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा था, लोगों को रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए उसने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था और उस ग्रुप पे 200 से ज़्यादा जो मेंबर थे उसमें से ज़्यादातर रेडिकलाइज्ड हो चुके थे और साजिश में उसके शामिल होने वाले थे। हालांकि वो वक्त से पहले ही थोड़ा सा हो गया और जो पूरा इन लोगों ने बड़े स्तर पे, यानी गोरखनाथ मंदिर नहीं, अयोध्या, मथुरा, काशी, जो एक बड़ी प्लानिंग थी वो काफी बड़ी प्लानिंग थी और वही नजर भी आती है, लेकिन उस तरीके से वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। ठीक है, आप बने रहिए विवेक, हमारे साथ जानकारी आपसे लेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का गोरखनाथ मंदिर हमले पर बयान सामने आया है। गोरखनाथ मंदिर पर हमला गंभीर घटना है, अखिलेश ने पुलिस का मनोबल तोड़ने का काम किया है। अखिलेश यादव के बयान की भत्सना करता हूं, ये बयान केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम ने दिया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, इस पूरी घटना को लेकर डिप्टी सीएम का बयान भी सामने आया। उनका कहना है गोरखनाथ मंदिर पर जो हमला हुआ वो गंभीर घटना है। इसके साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा अखिलेश ने पुलिस का मनोबल तोड़ने का काम किया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का इस हमले पर, गोरखनाथ मंदिर हमले पर बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने घटना को गंभीर बताया है। इसके साथ ही अखिलेश यादव पर निशाना साधा है और कहा है कि अखिलेश ने पुलिस का मनोबल तोड़ने का काम किया है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। मैं यह मानता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी, इनका रिश्ता नाता जैसे आतंकवादियों के साथ पहले से प्रकट होता रहा है। किस प्रकार से 2013 में इन्होंने जो आतंकवादी हमले हुए थे उनके इन्होंने मुकदमे वापस लिए, किस प्रकार से फिर उन मुकदमों को वापस लेने से माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगाई और फिर उस पर मुकदमा चला और उनको आजीवन कारावास और फांसी तक की सज़ा हुई। किस प्रकार से अभी मेरे पास उपलब्ध है ये एक जो सैफ शेख जो उत्तर प्रदेश का था, उसके पिता के साथ श्री अखिलेश यादव जी की फोटो स्पष्ट ये दिखाई दे रही है कि ये पहले से ही किस प्रकार के लोगों के साथ इनका रिश्ता। इतनी बड़ी घटना गोरखनाथ मंदिर पे जो हमला है वह हमला साधारण नहीं है, वो एक बहुत गंभीर घटना थी और उस गंभीर घटना की जांच में जुटी हुई पुलिस का मनोबल तोड़ने या ऐसे अपराध करने वालों का मनोबल बढ़ाने का यह प्रयास श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा जो किया गया है, मैं उसकी कड़ी भर्त्सना करता हूं। और तो केशव प्रसाद मौर्य को आपने सुना, उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना भी साधा है, साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि घटना बेहद गंभीर है। लेकिन अखिलेश यादव ने क्या कहा है वो भी जरा आप सुनिए। अभी जो जानकारी आ रही है और उसके पिता ने जो कहा है कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी, बाइपोलर इश्यूज हैं उसके साथ, मुझे लगता है वो पहलू भी देखना पड़ेगा। और बीजेपी तो वो पार्टी है जो बात को न जाने कितना खींच देती है। मुर्तजा के मामले में लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। एटीएस और एसटीएफ की टीम लगातार पूछताछ में जुटी हुई है, लेकिन पूछताछ में मुर्तजा ने अभी तक क्या क्या बोला है ये जल्दी से समझ लीजिए। पूछताछ में मुर्तजा ने कहा कनाडा जाने की तैयारी में मुर्तजा था, ये उसने पूछताछ के दौरान कहा है। कनाडा जाने के लिए मुर्तजा ने बैंकों में 20 लाख रुपए रखे थे, जो 20 लाख रुपए सामने आए हैं क्योंकि 4 बैंक खाते पहले सामने आए थे और उन चारों बैंक खातों में कुल मिलाकर अगर देखें तो 20 लाख की रकम पाई गई थी। नौकरी के लिए कनाडा जाने की तैयारी में मुर्तजा था, ये उसने खुद कबूला है। मुर्तजा कट्टरवादी विचारधारा रखने वाले युवाओं को अपने साथ जोड़ता था और इस बात को आप उस व्हाट्सएप ग्रुप से भी जोड़ सकते हैं। कट्टरवादी जिनकी विचारधारा थी उनको अपने साथ जोड़ता था। ये पूछताछ में अभी तक मुर्तजा ने साफ किया है, ये खुलासे किए हैं। मुर्तजा को लेकर एक एक अपडेट हम बताते रहेंगे क्योंकि इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन लौटेंगे।